नमस्कार सभी मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाग्नि पर। हम लोग पूर्व कृदंत पढ़ रहे हैं। पूर्व कृदंत में प्रत्ययों को बहुत बढ़िया से हम लोग देख रहे थे और इसमें यह भी समझ रहे थे कि किस प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो साथ में पढ़ तो शास्त्र तो लग ही रहा है। शास्त्र के लगने के साथ साथ में हम जो यूजीसी नेट वगैरह में, पीजीटी वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और वो बात यह है कि इसको यदि आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और आपके ये पूरी तरह से आपके उपयोग में है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। हमसे ज़्यादा ये वीडियो उन लोगों के उपयोग में है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, साधनों का अभाव है, तो कम से कम उनके पास भी ये वीडियो चला जाएगा जिससे उन लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो केवल सुन करके इग्नोर कर देना, पढ़ लेना लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना कि कहीं सब्सक्राइब कर दें कि मतलब इनका कुछ फायदा हो जाए, है ना, इससे बच जाना, तो ये ऐसा ना करें। यदि सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपसे पैसा तो लेते नहीं है, तो कम से कम एक दक्षिणा के रूप में आप सब्सक्राइब ही कर सकते हैं, यही हमारे लिए पर्याप्त है। और हमसे ज्यादा उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है। आइए अपने विषय पे चलते हैं। आज जिस सूत्र को हम पढ़ेंगे वो सूत्र है एजे खस। तो एजे खस ये सूत्र है। एजे खस, एजे खस सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि एजे, एजे पंचम्यंत है, खस प्रथमांत है। खस क्या है? ये प्रत्यय है। खस जो है ये प्रत्यय है। ये प्रत्यय होता किससे है? तो ये होता है एज्री धातु से। तो एज्री कंपने धातु है, एज्री कंपने, कपाने के अर्थ में यह धातु होती है। तो कपाने के अर्थ में यह धातु है। इस धातु, ये धातु जब ऋण्यंत हो, मतलब इससे जब ऋच प्रत्यय हुआ हो, तो ऐसी ऋण्यंत एज्री कंपने इस धातु से खश प्रत्यय होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है ऋण्यंत्यात् एजेः खस्यात्। इसका मतलब होता है कि ऋण्यंत एज्री धातु से खस प्रत्यय होता है। तो जैसे एज्री धातु है, एज्री धातु को जब हम ऋण्यंत अर्थात ऋच प्रत्यय कर देंगे तो ये एजी हो जाएगा। केवल इतना है यहाँ पर। अब यहाँ पर समझना है कि ये जो खस प्रत्यय है, खस प्रत्यय में बचता क्या है, क्योंकि आपको ये पता है कि व्याकरण है तो अनुबंध यहाँ पर रहते ही है प्रत्ययों में, है ना। प्रत्यय है, धातु है, अनुबंध की यहाँ पर एक विशेष महत्व है व्याकरण शास्त्र में। अनुबंध होते हैं किसी न किसी प्रयोजन के लिए होते हैं, वो प्रयोजन के लिए ही अनुबंध यहाँ पर लगाए जाते हैं और उनका लोप भी होता है। तो लोप होता है लेकिन प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर खस प्रत्यय, खस प्रत्यय में शकार और खा, तो पूर्व में क्या है? खा। खा की इत संज्ञा हो जाती है लसक्व तद्धिते। लसक्व तद्धिते से खकार की संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपा से हो जाता है लोप। सा की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, तस्य लोपा से लोप। बचता क्या है? केवल आ। ठीक है, खस में क्या बचता है? केवल आ। अब यदि ये पूछें कि भाई ये बताओ कि जब शकार खकार की संज्ञा करना ही था, केवल आ ही रखना था, तो सीधे एजे, एजे जो खस रखते ही नहीं, सीधे आ रख दो और भी जो तो लाघव भी हो जाएगा। तो कुल मिला के ये अनुबंध व्यर्थ नहीं होते, बल्कि अनुबंध का अपना प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि सकार की इत संज्ञा करने से क्या हो जाएगा? ये सित, क्योंकि सा इत यस सा सित, जिसकी इत संज्ञा होती है वो सित, वो इत मतलब उसको इत इस प्रकार से बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। जैसे सकार की संज्ञा हुई है सित, खकार की संज्ञा हुई है खित, ऐसा बोलते हैं व्याकरण में। तो सकार की संज्ञा होती है तो ये कहलाएगा सित। अब सित कहलाने से होता क्या है कि तिंग सित सार्वधातुकम एक सूत्र है, तिगंत में आता है, उस सूत्र से हो जाती है सार्वधातुक संज्ञा और सपादी जो तो कर्तरी सबसे आयादि की प्राप्ति होती है। तो कर्तरी सबसे सपादो आ की प्राप्ति होती है। तो सित करने का प्रयोजन यह है कि तिंग से सार्वधातुकम से मतलब इनकी सार्वधातुक संज्ञा वगैरह हो।
तो सकार की इत संज्ञा करने का यह प्रयोजन है। खकार की इत संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? तो खकार की इत संज्ञा करने से यह प्रयोजन है कि इसके बाद एक सूत्र आएगा अरुष दुषद अजंतस्य मुम, उस सूत्र के द्वारा मुमागम होना। तो मुख्य रूप से यहाँ पर खकार की संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है कि मुम का आगम होना। तो मुम आगम यहाँ पर, मुम आगम यहाँ पर मुख्य प्रयोजन है खकार की संज्ञा करने का। सूत्र है अरुष दुषद अजंतस्य मुम, इसके बाद आएगा। तो ये आप समझ गए कि एजे खस सूत्र क्या कहता है कि ण्यंत एज धातु से एज्री कंपनी धातु से खस प्रत्यय होता है। खस में क्या बचता है? केवल आ। ये लग गया आपको। ये जो सूत्र है ये वही इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। अब देखो, एज्री कंपनी धातु है, एज्री कंपनी धातु से इसमें जब ऋच कर देंगे तो धातु हो जाती है एजी धातु। अच्छा, यहां पर एक ये भी है कि ण्यंत एजी कंपनी धातु से मतलब खस प्रत्यय होता है। इसमें एक और चीज ऐड कर देना है, कर्म के उपपद रहते। तो इसको ये भी रख देना कि कर्म के उपपद रहते ण्यंत एज्र कंपनी धातु से खस प्रत्यय होता है। इस प्रकार से इसका अर्थ कर देना। इसका उदाहरण बनता है जन्म एजयतीति जन में जय, जन में जय, ये इसका उदाहरण है। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, पूछा भी जाता है कि जन्मे जय में कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये आपको याद रखना। जन्मे जय किसका नाम है? परीक्षित के जो पुत्र हैं उनका नाम है जन्मे जय। इसका मतलब होता है लोगों को कपाने वाला। जन्म एजयतीति जन्मे जय, क्योंकि जन्म मतलब लोगों को, एजय एज्र कंपनी धातु है तो लोगों को कपाने वाला, वो हो जाएगा जन्मे जय। तो जन्म एजयतीति जन्मे जय। अब यहां पर होता क्या है जन्मे जय में कि ऋंत जो है जन पूर्वक, जन पूर्वक, जन कर्म पूर्वक एजी, वो ऋंत मतलब इसमें ऋच प्रत्यय करके सीधे एजी बना लेना है ना। एज्र से क्या बनाना है? एजी। तो जन पूर्वक एज्र कंपनी धातु, एज्र कंपनी धातु से एजे खस, इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना? खस प्रत्यय, खस में सकार सकार खकार की संज्ञा, क्या बचेगा? केवल आ। ऐसी स्थिति रहती है। ये समझ में आ गया कि जन धन, जन प्लस एजी प्लस आ, या जन धन, इस प्रकार से कुछ लोग इसको धन भी बोलते हैं। तो जन धन एजी धन, ठीक है, एजी धन आ, इस प्रकार से इसको बना लेना। तो जब ये ऐसा बन जाएगा तो अब यहां पर क्या कर देना है कि इसकी सार्वधातुक संज्ञा कर देना है। किसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी? आ की। जब आ की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, है ना, आ की क्या कर देना? सार्वधातुक संज्ञा कर देना। सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तो इसको क्या हो जाएगा? जो एजी में जो ई है, इस ई को सार्वधातुक कार्धातुक योग से हो जाएगा गुण। तो सार्वधातुक कार्धातुक योग से जब इसको गुण हो जाएगा, इस सूत्र को देख लेना, सार्वधातुक कार्धातुक से गुण हो जाएगा तो ई को गुण क्या होता है? ए। जब ई को गुण ए हो जाएगा तो जन ए, जन एज, ऐसा हो जाए, जन एज, एज जन एज, है ना। तो जन एज, और इसको गुण होने के बाद एजी को क्या कर देना है कि एचओ एवा से अयादेश भी कर देना है। तो ए को क्या हो जाएगा? अयादेश। तो जन एज, जन एज अय आ, जन एज अय आ, ऐसी स्थिति रहती है। तो जन एज अय आ में इनको जब आप मिला देंगे तो प्रयोग बन जाएगा जन एजय, जन एज अय आ, और मिला देंगे तो प्रयोग बन जाएगा जन एजय। जन एजय, ऐसा हो जाएगा। सार्वधातुक संज्ञा करके क्या कर देना? सार्वधातुक सार्वधातुक कार्धातु से गुण कर देना। गुण करने के बाद यहां पर एचओ आवाशे आयादेश भी कर देना है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है जन एजय। जन एजय ऐसा होने पर इसके बाद फिर क्या कर देना है कि अब एक सूत्र आता है अरुष दुषद अजंतस्य मुम। अरुष दुषद अजंतस्य मुम, ये इसके बाद एक सूत्र आता है, इसी के बाद ही है अरुष दुषद अजंतस्य मुम। ये सूत्र कहता है
आरुष द्विशत और अजंत। तो आरुष आरुष द्विशत और अजंत, आरुष द्विशत और अजंत, इनको क्या होता है कि इनको, इन शब्दों को मुम का आगम होता है। आरुष द्विशत अजंतस्य मुम सूत्र ही है। आरुष द्विशत और अजंत इन शब्दों को क्या होता है, मुमागम होता है। अब मुमागम इसकी वृत्ति में लिखा है कि अरुषो द्विशतो अजंतस्य च मुमागमः स्यात् खिदन्ते परे न तु अव्ययस्, इसकी वृत्ति में है सित्वात् सबादि। इसका मतलब यह होता है कि आरुष द्विशद और अजंत को मुम का आगम होता है ना, ये इसका मतलब है। खिदंते परे, खिदंते परे का मतलब होता है खित के परे रहने पर। खिदंते परे मतलब खित परे हो, तो खित परे हो। तो अब यहां पर देखो कि यहां पर खित कहां है, तो खित है यहां पर एजय में, है ना, क्योंकि एजय में खस प्रत्यय किए हो, खस प्रत्यय क्या कहलाएगा, खित, खस प्रत्यय होने से खित कहलाएगा। तो खित ये है, खित परे है, तो खित परे है तो अरुष द्विशद और अजंत, अरुष द्विशत और अजंत इनको मुमागम होता है। तो ये है अजंत, इनको हो जाएगा मुमागम। मुमागम में क्या होता है कि जब मुमागम होगा, मुम का आगम होता है, तो मुम में क्या होता है कि मकार और उकार, ये जो माँ है लास्ट का और जो ऊ है, इन दोनों की संज्ञा केवल क्या बचता है, माँ। अब माँ है तो मित है, मित होने के कारण यहां पर मिदचोन त्यात्परा एक सूत्र है, मिद चोन त्यात्परा ये सूत्र है। इसके नियम के द्वारा क्या हो जाएगा, ये जन के बाद बैठेगा। कहां बैठेगा, ये जो जन है इसके बाद, तो जन मां प्लस एजय, ऐसी स्थिति रहती है। जन मां एजय, अब इसको मिला दो, ए आ जाएगा मां में, तो प्रयोग बन जाएगा जन में जय। ऐसे जन्मे जय की सिद्धि कर लेना है, ठीक है। मुख्य रूप से यहां यह जानना था कि ये कौन कौन से मुख्य सूत्र, हालांकि इसमें अभी प्रक्रिया बहुत सारी होती है, इसमें समास वगैरह भी होता है, लेकिन समास में भी जाना नहीं है क्योंकि वो उतना आवश्यक है नहीं अभी, है ना, आपको समझने के लिए, क्योंकि आपको मुख्य रूप से एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हो और जो सूत्रों को शास्त्र को, ये प्रयोग को लगाना चाहता है तो फिलहाल के लिए यही आवश्यक है, क्योंकि समास तो लगभग सारे प्रयोगों में होता ही है। इसमें जितना भी आप चलेंगे तो वो सब में एक ही प्रक्रिया है समास की, लेकिन वहां पर नहीं जाना। मुख्य रूप से जानना है कि जन्मे जय की सिद्धि कैसे होती है। तो जन्मे जय की सिद्धि ऐसा रहता है कि जन धन एजी धन इसके बाद एजे खस से खस प्रत्यय होता है। तो ये मुख्य रूप से जानना है कि जन्मे जय में प्रत्यय कौन सा है, जन्मे जय में खस प्रत्यय है। सूत्र कौन है, एजे खस। जन्मे जया में एक मुख्य रूप से यह भी क्वेश्चन याद रखना कि जन्मे जया में मुमागम किससे होता है, तो मुम का आगम किससे होता है, तो अरुष दुसद अजंतस्य मुम, इस सूत्र को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अरुष दुसद अजंतस्य मुम, ये सूत्र यहां पर मुमागम करता है, ये आपको याद रखना है, मुख्य रूप से यही याद रखने लायक है। तो जन्मे जय, इसी तरह से शत्रुंजय, जन्मे जय के समान ही, जैसे जन्मे जय की सिद्धि कर लिए, इसी तरह वृक्ष में जय, है ना, वृक्ष में जय, शत्रु में जय, ये प्रयोग भी बना लेना है। तो ये तो हो गए इसके जन्मे जय, जन्मे जय उदाहरण हो गया इसका। इसी तरह से जैसे अरुष, इसके बाद दुषद अजंतस, दुष अरुष और दुषद, तो अरुष और दुषद को उदाहरण होते हैं अरुणतुदः। तो अरुष और दुषद को उदाहरण क्या है, अरुणतुदः दुष्यंतपः, अरुणतुदः, और दूसरा उदाहरण है दुष्यंतपः। तो अरुणतुदः दुष्यंतपः, ये लक्ष्य सिद्धांत में तो नहीं है, स्पष्ट रूप से ये नहीं आए हैं, सिद्धांत कौमुदी में ये उदाहरण है अरुणतुदः दुष्यंतपः। तो ये जो यहाँ है ना, तीन शब्द है यहाँ पर, अरुष दुषद और अजंत, इनको मुमागम होता है। तो यहाँ पर अजंत का तो हो गया जन्मे जय, और अरुष और दुषद को उदाहरण ये है अरुणतुदः दुष्यंतपः। ये भी जानना, यहाँ पर भी इसी सूत्र खस खस प्रत्यय हुआ है। तो ये समझ में आ गया खस प्रत्यय को उदाहरण। खस प्रत्यय ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो खस प्रत्यय को उदाहरण जो जन्मे जया है, ये ज्यादातर ऑलमोस्ट पूछा जाता है। इसके बाद एक सूत्र आता है प्रिय वसे वदह खच। अब जैसे खस खस प्रत्यय हो गया, तो खस प्रत्यय के बाद एक दूसरा प्रत्यय आता है, ये जो प्रत्यय है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है, इसके भी उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। उदाहरण है प्रियम वदह वसम वदह,
उदाहरण है प्रियम वदः वशम वदः, और सूत्र है प्रिय वसे वदः खच। प्रिय वसे वदः खच, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र को आप बढ़िया से याद कर लेना। इसके सूत्र के उदाहरण भी बहुत ज्यादा अच्छे तगड़े पूछे जाते हैं। प्रिय वसे वदः खच, ये सूत्र है। अब यहां पर जो ये खच है, खच क्या है? प्रत्यय है। इसके पहले खस प्रत्यय था, अब यहां पर खच प्रत्यय। याद रखना, इसमें बिल्कुल भी डाउट मत होना, बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि दोनों में अंतर है। यहां पर सा है, यहां पर चा है, ठीक है। बाकी वहां खा दोनों में है, पूर्व में। तो एजे एजे इससे खस होता है, और प्रिय वसे वदह से क्या होता है? खच होता है। अब खच प्रत्यय में क्या होता है कि चकार की संज्ञा हो जाती है, खकार की भी संज्ञा हो जाती है, यहां पर भी केवल बचता है आ। पूर्व वाले सूत्र में सकार की संज्ञा किए थे, क्योंकि यहां पर सा था। सकार की संज्ञा करने का प्रयोजन क्या था कि तिंगसित से सार्वधातुक संज्ञा हो जाए, ताकि गुण हो जाए। सार्वधातुक कार्धातुक की ओर से जैसे जन्मे जय में गुण हुआ था, तो सकार की संज्ञा करने का प्रयोजन ये था। यहां पर चकार है, चकार की संज्ञा करना है, क्योंकि यहां पर सकार है नहीं, सित है नहीं, तो यहाँ पर गुण वाला कोई यहाँ पर प्रयोजन है नहीं, गुण वाला कोई मैटर है नहीं। हाँ, ये है कि खकार है, खा की संज्ञा करने का प्रयोजन ये है कि यहां पर भी मुम का आगम हो जाए। तो खकार की संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है कि मुमागम हो जाए। किस सूत्र से? आरुष द्विषद अजंतस्य मुम, ये जो सूत्र हम लोग पढ़े थे, इसी सूत्र से यहां पर भी मुमागम हो जाए। इसके जो उदाहरण बनेंगे प्रियम वदः वशम वदः, ये यहां पर खकार की संज्ञा करने का प्रयोजन है। तो प्रिय वसे वदः खच, तो यहां पर यह समझना है। अब प्रिय वसे वदः खच, इस पूरे सूत्र को देख लेते हैं। प्रिय वसे, यहां एक शब्द है प्रिय और दूसरा शब्द है वस। दूसरा शब्द क्या है? वस। यहां पर जो वद है, ये वद क्या है? धातु है। वद क्या है? ये धातु है। तो ये क्या है? तो ये है कर्म, है ना। ये क्या है? कर्म। इसका मतलब यह होता है कि प्रिय और वस कर्म के उपपद रहते वदह मतलब वद धातु से खच मतलब खच प्रत्यय होता है। ये इसका अर्थ है। इसका अर्थ कैसे लगाना है कि प्रिय और वस इस कर्म के उपपद रहते, कर्म जब पूर्व में हो तब वद धातु से खच प्रत्यय होता है। प्रिय वसे सप्तम व्यंत पद है, इसका मतलब होता है कि इनके उपपद रहते वदह मतलब वद धातु से पंचम व्यंत है, खच प्रथमांत है, खच प्रत्यय होता है, ठीक है। तो अब जब प्रिय और वस इनके उपपद रहते वद धातु से खच प्रत्यय होता है, तो उदाहरण क्या है? उदाहरण है प्रियम वदः। उदाहरण है प्रियम वदः। अब प्रियम वदः कैसे बनना है इसको समझना है। प्रियम वदः और वशम वदः, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये पूछे जाते हैं बहुत बढ़िया से। प्रियम वदः और वशम वदः, ये इनको बढ़िया से दिमाग में बैठा लेना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, क्योंकि अच्छा तगड़ा पूछा जाता है इनसे। प्रियम वदः में प्रियम वदः का मतलब होता है प्रियम वदतीति इति प्रियम वदः, वशम वदतीति इति वशम वदः। मतलब प्रिय बोलने वाला, जो प्रिय बोलने वाला उसको बोलते हैं प्रियम वदः, और जो वश में रहकर बोलने वाला उसको कहते हैं वशम वदः, है ना। तो प्रियम वदः में होता क्या है कि यहां पर प्रिय पूर्वक, प्रिय ये कर्म है, प्रिय पूर्वक क्या है? वद धातु है, और वद धातु से प्रिय वसे वदः खच, इससे क्या कर देना? खच प्रत्यय। खच प्रत्यय में खकार चकार की संज्ञा क्या बचेगा? केवल आ। जब केवल आ बचेगा तो प्रयोग क्या, इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा? प्रिय वद आ, ठीक है। प्रिय वद आ, प्रिय वद आ जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो प्रिय वद आ में क्या कर देना है कि यहां पर भी ये सूत्र लगा देना, आरुष दुषद अजंतस्य मुम, ये सूत्र लग जाएगा। अब ये सूत्र यहां क्यों लगेगा? क्योंकि ये सूत्र जो है कहता है कि खित के परे रहने पर आरुष दुषद और अजंत को मुमागम होता है, और वो अव्यय न हो तो ये अव्यय नहीं है। खिदंत परे है, खिदंत परे क्या है? खच प्रत्यय, क्योंकि खकार की संज्ञा हुई है, तो खिदंत परे है, अव्यय भी नहीं है, तो जो अजंत है इसको क्या हो जाएगा? मुमागम, ठीक है। तो मुमागम होगा तो इसके मुमागम में वही मित है, मकार की संज्ञा होती है, तो मकार की संज्ञा होने के कारण मितचोन त्यात्परा इस सूत्र की सहायता से ये भी प्रिय के बाद आएगा। किसके आएगा? प्रिय जो है इसके बाद मुमागम हो जाएगा। तो यहां पर प्रयोग बनेगा प्रिय, मुमागम में मकार की संज्ञा मां, इसके बाद हो जाएगा वद, आ मिल जाएगा इसमें, जो आ खच का आ है वो दा में मिल जाएगा। तो प्रिय मां
वध, ऐसी स्थिति हो जाती है। प्रियमा वध में क्या कर देना कि एक सूत्र है, हल संधि में सूत्र है, हल संधि में सूत्र मो अनुस्वारा है ना, मो अनुस्वारा, मो अनुस्वार मांतस्य अनुस्वारा स्याद हलि हरिम बंदे प्रयोग बनता है ना। मो अनुस्वारा मांतस्य अनुस्वारा स्याद हलि हरिम बंदे प्रयोग बनता है वहां पर। तो यहां पर देखो मांत पदांत मकार मकार है, तो मांत है, पदांत मांत है, मांत को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। हल के परे रहते, हल परे है वकार, तो इसको मां को क्या हो जाएगा, अनुस्वार। जब मां को अनुस्वार हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा प्रियम बद, सु आएगा, सु का रुत्त विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा प्रियम बदः। तो ये प्रियम बदः की सिद्धि ऐसे कर लेना। इसी तरह से वसम बदः में क्या कर देना, वैसे ही करना है कि वस पूर्वक यहां पर भी वद धातु, वद धातु से खस प्रत्यय, खस में अनुबंध लोप, केवल क्या बचेगा आ। ठीक है, तो वद वस वद आ। इसके बाद क्या कर देना, अरुस दुसद अजंत समुम, ये जो सूत्र है इससे मुमागम कर दोगे, मुमागम आ जाएगा। मुमागम में मकार की इत संज्ञा, उकार की इत संज्ञा, मकार के हलंतम, सुकार के उपदेश अजनाशक इत से इत संज्ञा। इसके बाद क्या कर देना, मोनुस्वारा सूत्र लगा देना, मांतस्य अनुस्वारा स्याद हलि हरिम बंदे की, हरिम बंदे की तरह यहां पर भी मकार को हो जाएगा अनुस्वार, मकार को अनुस्वार हो जाएगा, मिला दोगे प्रयोग बन जाएगा वसम बदः, सु आएगा रुत्त विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा वसम बदः। इस प्रकार से प्रियम बदः और वशम बदः की सिद्धि कर लेना है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा। इसी के साथ में फिर आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।